Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. I'm advocate and practicing as an advocate high court. और इसके अलावा मैं अपने तमाम पाकिस्तानी जो मेरे लॉयर्स दोस्त हैं, कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको लॉ एंड जुडिशरी की ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक रिवीजन है। जिस तरह के आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आई थिंक कल पेपर है और चंद घंटे बाकी हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि तैयारी नहीं थी सर, पेपर दें या ना दें। जब रीज़न पूछी गई कि तैयारी आपकी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिला। इट्स मीन कि या तो उन्होंने जानबूझ के नेग्लिजेंस से किया है अपनी तैयारी में, और वो अपनी तैयारी के साथ कमिटेड नहीं है, सिंसियर नहीं है। बिल्कुल ये बात एक तो क्लियर है। या फिर इन अदर केसेस कोई 1-2% केसेस में किसी के साथ एमरजेंसी भी हो जाती है, जिस सूरत हाल में वो तैयारी नहीं कर पाते। और कुछ लोगों के पास वैसे ही रिसोर्सेज नहीं होते कि ना वो अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं, ना कोई अच्छा टीचर मिलता है। और समटाइम्स सीनियर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि सीनियर्स अपने जो सबॉर्डिनेट्स जूनियर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करके उनको डेली बेसिस पे टाइम दें। तो इसलिए स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे मेरे स्टूडेंट से, चाहे एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जब भी मुझे किसी स्टूडेंट ने हेल्प के लिए कॉल की, बुलाया, मैसेज किया, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकता हूँ मैं लाजमी करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे CSS PMS के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और अल्लाह के हुक्म से आज तक वो 10 लाख लोग, 1 बिलियन, राउंड अबाउट 1 बिलियन पीपल सुन चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ब्यूरोक्रेसी में और डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अभी सर्व कर रहे हैं और लोग दिल से दुआ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी जो ये एक आपकी परेशानी थी रिवीजन वाली, मैंने आपकी इस परेशानी को फ़ील किया और मैंने ऐसे ही फ़ील किया कि जैसी मेरी ये अपनी परेशानी है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए, मेरे काफ़ी सारे शेड्यूल थे जो मैंने आप लोगों की खातिर मैंने अपने सारे शेड्यूल चेंज कर दिए, और मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को एक रिवीजन करवा दूँ। जिस हद तक मैं कोशिश कर सकूँ मैं आप लोगों की करूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिविल जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट रिवीजन पेपर है जी, सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 का पेपर है और इसकी आज हम रिवीजन देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल बड़े थोड़े से टाइम में आप लोगों को इसकी कंप्लीट रिवीजन करवा दूं। मैंने आप लोगों के सिविल लॉ 1 के पेपर के लिए टॉप पूरे के पूरे आपका जो पेपर है इसमें राउंड अबाउट 6 से 8 सब्जेक्ट हैं, और उनके लिए मैंने आपके लिए पूरे पेपर सिविल लॉ 1 के सिलेबस में से मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस को चूज किया है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार आपके सिविल और एडिशनल सेशन के एग्जाम्स में ये तमाम सवालात आ चुके हैं, और वही वाले सवालात को मैंने चूज किया है ताकि आप लोगों को रिवीजन करवा दूं, ताकि कल को जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, और आप अच्छी तरह से अपनी तरफ उन क्वेश्चंस को, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उनको अपनी तरफ से क्रिएट कर सकें। ठीक है जी, और राइटिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस एग्जामिनर को दे सकें। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो एक्ट है जी, जो पहला सब्जेक्ट है आपके सिविल लॉ पेपर 1 में, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, तो जो लोग स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जिन्होंने हमारी क्लासेस ली हैं, वो जानते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को राउंड अबाउट 15 से 20 दिन में पढ़ा था, और एक एक सेक्शन को मैंने एक्सप्लेनेशंस के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, और अगर उस सेक्शन से रिलेटेड जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी वो सेपरेट बताई थी, स्टूडेंट्स को लिखवाई भी थी, हाईलाइट भी करवाई थी, और उस सेक्शन से रिलेटेड जो सूट्स, प्रैक्टिकल जो हमारे दावाजात, अर्जी दावाजात जो अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं, उनकी भी मैंने एग्जांपल स्टूडेंट को बताई थी कि किस तरह से आपने उनको हैंडल करना है। तो मैंने बहुत डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया है। जिस स्टूडेंट ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलर पढ़ा है उसका तो आज फिंगर टेस्ट पे होगा अभी तक भी। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, चलो मैं कोशिश, चूंकि उस तरह से तो नहीं होगा, अब 15 से 20 मिनट्स में, आधे घंटे में मैं आपको पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवा दूं, ऐसा तो नहीं होगा कि आप उतनी ज्यादा तसल्ली के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट आएगा। लेकिन ये जो सवालात हैं, जितने सवाल मैं आपको कवर करवाऊंगा, ये भी आपके 100% क्लियर होंगे। मेरा बात करने का मकसद है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करवाता सेक्शन वाइज तो उस पर टाइम लगता है। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट
ईयर अटेम्प्ट देनी है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हैं और बड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट वन नाइट रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है जी, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जी क्वेश्चन नंबर 1, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एबीसी है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको एनफोर्स करवाया जा सके उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दो पर्सन आपस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक पर्सन अपना मकान सेल करना चाहता है, दूसरा परचेज करना चाहता है, एक ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनके दरमियान क्या हो जाता है, एक पर्सन की ऑफर करने से दूसरा पर्सन अगर उस ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वो एग्रीमेंट वैलिड हो, उसको एनफोर्स करवाया जा सके लीगली तौर पर, तो उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। तो इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने आपको बोलकर बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम भी कम है, स्पेस भी कम है। लेकिन मेरा यहाँ पे फोकस ये है कि जिस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं उस क्वेश्चन को अलिफ से लेकर एंड तक मैं आप लोगों को 100% क्लैरिटी दे दूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कुछ इसेंशियल्स होते हैं, उसकी कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स होते हैं जिनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उनके कौन कौन से हैं जी? इसेंशियल्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, एक तो बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठ के सुने जहां पर शोर ना हो। कोशिश करें हैंड फ्री लगा लें, अगर हैंड फ्री नहीं लगा सकते तो नो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पे शोर ना हो। मेरी एक एक बात आपके कानों तक सही पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, अपने सामने डायरी खोल के रख लें, जो मैं बोल रहा हूं वो पॉइंट्स लिखते जाएं। कल को पेपर में आपने इन्हीं पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना है। पॉइंट नंबर 1, ये इसेंशियल्स आपको बता रहा हूं। इसेंशियल नंबर 1, एग्रीमेंट। इसेंशियल, पहला इसेंशियल क्या है कि दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रही हैं उनके दरमियान एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है जी। ये पहला इसेंशियल है। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से कोई बंदा बीमार ना हो, कोई अनसाउंड माइंड ना हो, कोई बंदा जो है कोई बच्चा ना हो, ठीक है। वो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है। पॉइंट नंबर 3, फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का ये मतलब है कि उस दोनों पार्टीज की जो कॉन्सेंट है, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है टू वर्ल्ड द केस, टू वर्ल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्लियर होनी चाहिए। किसी से आप जबरदस्ती कोई बात नहीं बनवा सकते। इसका मतलब है कॉन्सेंट उसकी लेनी है, आपने अगले बंदे की रजामंदी हासिल करनी है। कॉन्सेंट को इजी वर्डिंग में आप रजामंदी कह सकते हैं। रजामंदी जो है वो किसी को धमकी दे के हासिल नहीं करनी, किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना, किसी को वर्गलाना नहीं है, ठीक है, किसी को सबज बाग नहीं दिखानी, इस तरह से आपने कॉन्सेंट हासिल नहीं करनी। कॉन्सेंट शुड बी फ्री, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको मकसद समझ आ गया होगा। नंबर 4, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हैं उसके इवज क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर एक पर्सन अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है और दूसरा परचेज करना चाहता है, तो दोनों की कंसीडरेशन क्या है। पहला पर्सन जो अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है उसके लिए कंसीडरेशन है मनी, वो 10 लाख की गाड़ी सेल करना चाहता है, तो जो 10 लाख अमाउंट है वो सेलर के लिए कंसीडरेशन है। और दूसरे पर्सन के लिए जो परचेजर है उसके लिए गाड़ी कंसीडरेशन है कि वो गाड़ी लेना चाहता है, ठीक है। उसकी कंसीडरेशन गाड़ी और उसकी कंसीडरेशन पैसा है, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से ड्रग, मंशियात, ठीक है, जो इलीगल ड्रग्स हैं, अफ्यूम, चरस, जो भी है, वो आप किसी से परचेज करना चाहते हैं और उससे आप सेल करना चाहते हैं और आप उससे पैसे लेना चाहते हैं, तो वो जो आपकी कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो है आपकी वो लॉफुल होनी चाहिए, फॉर लॉफुल पर्पस होनी चाहिए। नंबर 5, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, जो मकसद है, वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। आप गवर्नमेंट की जमीन किसी को 2 नंबरी के साथ सेल कर रहे हैं तो उसका मकसद, पर्पस ही इलीगल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और नंबर 6, नॉट टू बी वाइड। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर तो इलीगल है तो ए बी इनिशियो वाइड है, ठीक है। किसी पर्सन को आप ये कह सकते हैं कि आपको जीने का कोई हक नहीं है, तो इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी
टॉपिक्स में आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है, मैंने 7 सेक्शन भी लिखनी है। एग्रीमेंट का सेक्शन है 2C, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी का सेक्शन है जी 11, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फ्री कंसेंट का सेक्शन 14, लॉफुल ऑब्जेक्ट का सेक्शन 23, और नॉट टू बी वाइड सेक्शन 24 एंड 30। अब आपने एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी डिटेल की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने इससे रिलेटेड 7 जजमेंट्स भी लिखवाई हुई हैं स्टूडेंट्स को। अगर किसी के पास है तो वो दूसरों को शेयर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि टाइम भी थोड़ा है और इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं है, मैं चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं क्या बेसिकली। अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि आप अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे आएंगे, कंसीडरेशन एंड इट्स एसेंशियल्स एंड एक्सेप्शन। जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बताया कि जो प्राइस होती है जिसके इवज आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंसीडरेशन है, ठीक है। उस कंसीडरेशन की क्या जो है एसेंशियल्स हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं। तो कंसीडरेशन की एसेंशियल्स है, नंबर 1 मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? जो ऑफर करता है, जो प्रॉमिस करता है, वो कहता है जी मेरी गाड़ी मैं 10 लाख की सेल करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द डिजायर, उसकी डिजायर के मुताबिक वो होगी कंसीडरेशन। पॉइंट नंबर 2, मे मूव प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब जो प्रोमिसर है वो अपनी जो ऑफर है वो प्रोमिसी को या किसी भी अदर पर्सन को आगे अपनी प्रोमिसर जो है अपनी ऑफर मूव कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब उसकी जो कंसीडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी टाइम के लिए हो सकती है। नंबर 4, मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, और उसकी जो कंसीडरेशन है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 2 लाख 4 लाख। नंबर 5, मस्ट बी रियल, जो आपकी जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आपकी जो कंसीडरेशन है वो एक्चुअल बेसिस पे होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कहें जी आप मेरे लिए तारे तोड़ के ले आओ तो फिर मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, ये रियल नहीं है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, इट इज नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन, अंडरस्टैंड। नंबर 5, मस्ट बी लॉफुल, कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो एक्सेप्शन इसकी क्या है कंसीडरेशन कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऊपर आपने देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पर कंसीडरेशन ना भी हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ये एक्सेप्शंस हैं कंसीडरेशन की, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि किन किन जगहों पर कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर कंसीडरेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जनाब नंबर 1, लव एंड अफेक्शन, मियां बीवी के आपस के जो ताल्लुकात हैं, लेन देन है, वहां पे कंसीडरेशन जरूरत नहीं है, माँ बेटे की, बाप बेटे की, ठीक है, लव एंड अफेक्शन। पॉइंट नंबर 2, कंसीडरेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस, अगर आप अपनी तरफ से जो है किसी की खिदमत कर देते हैं, किसी को चंदा दे देते हैं, किसी की आप कोई हेल्प कर देते हैं, अपनी तरफ से वॉलंटरी सर्विस आप दे देते हैं, तो वहां पे भी कंसीडरेशन जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ठीक है, कोई ऐसा डेट जो आपने देना था लेकिन आप अगर नहीं दे सके, टाइम गुजर गया, ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वहां भी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हैज बीन कोलैप्स्ड। नंबर 5, कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 5, कंट्रीब्यूशन फॉर चैरिटी, आप खैरात देना चाहते हैं, कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एनजीओ को खैरात दे सकते हैं, किसी भी यूनियन को दे सकते हैं, तो ये कंसीडरेशन और उसके एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइड एग्रीमेंट्स, वो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो वाइड हैं, ये क्वेश्चन भी 1 से 2 दफा एग्जामिनेशन में आ चुका है। वाइड एग्रीमेंट्स, अगर आप किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं जो इलीगल है, जिसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, तो वो आपका एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा, उसको आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन, अच्छा जी, कौन सा है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी पर्सन को शादी करने से नहीं रोक सकते कि आप शादी ना करें, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 26 डील करता है इसको। रेस्ट्रेंट मतलब रोकना किसी को, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी पर्सन को जो है तिजारत करने से, उस किसी पर्सन को शॉप बनाने से, लीगल ट्रेड जो है उससे आप मना नहीं कर सकते। नंबर 3, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर एक पर्सन के राइट्स जो हैं वो उसके जो राइट्स हैं उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है और वो अपनी रेमेडी हासिल करना चाहता है तो आप उसको लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते। नंबर 4,
अनसर्टन एग्रीमेंट्स, जो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनकी गैर यकीनी तौर पर आपने बात कर ली लेकिन उनकी कोई रियलिटी नहीं है, एनफोर्स नहीं करवाया जाता, इसलिए वाइड है। नंबर 4 वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जुआ लगाना, ठीक है, बत्था जुआ लगाना कि जी अगर इंडिया मैच जीत गया, अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा, ठीक है, अगर हम ये फलां जो गेम खेल रहे हैं अगर आप जीत गए तो आप मुझे पैसे दोगे, इस तरह से। ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं ये सारे वाइड एग्रीमेंट्स हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स, तारे तोड़ के लाना, ठीक है जी, इम्पॉसिबल एक्ट्स, तो ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई ये वाइड एग्रीमेंट्स हैं, आपने इनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको क्लियर नहीं किया गया, तो अगर ऐसी सूरत हाल कॉन्ट्रैक्ट में हो तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन सी पार्टी करवाएगी? बाय होम, किससे आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाएंगे, किस पार्टी की लायबिलिटी होगी, किस पार्टी की राइट्स एंड ड्यूटीज होगी कि उसको एनफोर्स करवाए, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 3 से 4 सिचुएशन है, आप देख लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, जनरल रूल। जनरल रूल तो ये है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वो एब्लिगेशन है, ठीक है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और परचेजर की। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले क्लियर बता दे कि मेरी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, इसका इतना वजन है, इसकी इतनी क्वालिटी है, ये इतनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ क्लियर है और इसकी इतनी कीमत है। और जो परचेजर है उसको चाहिए कि वो जितनी पेमेंट डिमांड करता है उसको दे दे सेलर को। दोनों की ड्यूटीज हैं, अगर दोनों अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करते हैं तो ये एक जनरल रूल है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, अब ये एक्सेप्शन है, इफ नो टाइम मेंशन्ड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। अब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया, आप किसी को ऑर्डर दे देते हैं और कहते हैं कि जी मुझे फलां जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर दी जाए, लेकिन अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया और आपने उसको कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे हर हाल में फलां दिन को चाहिए, जुमे के दिन, ठीक है, तो फिर एक रीजनेबल टाइम होगा, ठीक है जी, रीजनेबल टाइम। सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या है, टाइम तो बताया गया लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी गई, ठीक है, अगर एप्लीकेशन नहीं दी गई कि मुझे फलां चीज इतनी इतनी डिलीवर कर दें और टाइम बता दिया गया कि ये 3 बजे मुझे माल भेज दें, ठीक है, तो वहां पर फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरी पार्टी से पूछें कि आपकी डिमांड क्या है। नंबर 3, अब यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, एप्लीकेशन भी मेंशन है, ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो फिर दोनों पार्टीज की लायबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। और नंबर 4, अगर प्लेस का जिक्र नहीं किया गया। नंबर 5, ऑर्डर में जो आपने ऑर्डर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आपका जो हो रहा है वहां पे आपने जगह नहीं बताई, आपने कहा जी 2 किलो फलां चीज मुझे डिलीवर कर दें या एक शर्ट मुझे डिलीवर कर दें, नीचे आपका एड्रेस ही नहीं है, ठीक है, अब उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको प्रोडक्ट भेज रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉल करे, आपको कॉन्टैक्ट करे और आपसे एग्जैक्ट जो प्लेस है वो आपसे पूछे। नंबर 6, मैनर प्रेस्क्राइब, अगर तो कोई तरीकाकार बताया गया था कॉन्ट्रैक्ट में कि इस तरह से फलां फलां जगह पे पहुंचा दी जाए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर सपोज दैट मैं अवेलेबल नहीं होता हूं तो मेरे ऑफिस में पहुंचा दो, अगर मेरा ऑफिस बंद होता है तो मेरे जो है डेरे पर पहुंचा दो, ठीक है, अगर मेरा ऑफिस बंद है तो मेरे साथ वाले ऑफिस में दे दो, प्रोडक्ट डिलीवर कर दो। अगर इस तरह का कोई मैनर ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है फिर उस तरीके से होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, मोड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब आप अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाते हैं? जब दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिस से आजाद हो जाएं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? पहली बात, आप अपनी लायबिलिटी से किस तरह से आजाद हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, बाय परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उसको परफॉर्म कर दिया गया, ठीक है, दोनों पार्टी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, बात खत्म हो गई, जो वादा किया था वो पूरा हो गया। सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, सेल कंप्लीट हो गई, अगले बंदे को आपकी गाड़ी मिल गई, आपने पैसे ले लिए। पॉइंट नंबर 2, बाय एग्रीमेंट, अगर तो आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि 6 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, या अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि आपने कहा जी पिछले एग्रीमेंट को हम थोड़ी सी तब्दीली के साथ न्यू एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो पिछले एग्रीमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। पॉइंट नंबर 3, बाय इलीगैलिटी, अगर कोई पार्टी किसी भी किस्म की इलीगैलिटी करती है तो फिर दूसरी पार्टी क्या है, अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। नंबर 4, लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक आप कहते हैं जी अगर 3 दिन के अंदर मुझे ऑर्डर डिलीवर ना हुआ तो ऑर्डर को कैंसिल समझा जाए, तो लैप्स ऑफ टाइम अगर 3 दिन के बाद आता है, एक रीजनेबल टाइम, ठीक है, वो नहीं अपनी बात पर पूरा उतर पता टाइम, तो फिर क्या हो गया, आपकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज होगी। नंबर 4, ऑपरेशन ऑफ लॉ,
अगर कानून में ऐसी कोई नई शिक आ गई है, कोई न्यू सेक्शन ऐड कर दिया, न्यू लेजिस्लेशन आ गई है कि आज के बाद जो फलां वाली मेडिसिन है उसकी सेल परचेज मना है, दोनों पार्टीज की लायबिलिटी खत्म, डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पॉइंट नंबर 6, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच करती है फिर भी लायबिलिटी खत्म। नंबर 7, डिक्लेरेशन ऑफ वार, अगर जंग लग जाती है मुल्क में फिर भी आपकी डिस्चार्ज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज है वो खत्म हो जाएगी। तो ये 6 से 7 सिचुएशंस हैं, 7 सिचुएशंस हैं, ठीक है, जहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आप फिर जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है, आप अक्सर कहते हैं कि जी अगर तुमने ऐसे ऐसे ना किया फिर मैनू कुछ नहीं कहना, कहते हैं ना जी आप, फिर आपने मुझे कुछ नहीं कहना कि मैंने अपना प्रॉमिस पे नहीं किया। तो इन 7 सिचुएशंस में भी कोई भी ऐसी बात हो तो आप कह सकते हैं जी मैंने आपको 3 दिन का टाइम दिया था, आपने 3 दिन में प्रोडक्ट नहीं भेजी, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था कि 3 दिन बाद अगर 3 दिन से आप लेट हुए तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ पेमेंट देने का, इसलिए अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं आज़ाद हूँ। ठीक है जी, आज़ाद भी ना, आपकी लायबिलिटी कंप्लीट डिस्चार्ज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है जी। पॉइंट नंबर 1, टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट्स, अगर आप किसी एग्रीमेंट में कोई तब्दीली करते हैं तो वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, जो तब्दील करके न्यू एग्रीमेंट बनाया अब उसको एनफोर्स होना होगा, पिछले को एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है। पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट है नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है जी, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 1, टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट, अगर आपने अगर एग्रीमेंट को नोवेट किया, डिसीजन किया, अल्टर की, उसमें कोई तब्दीली की तो फिर प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी परफॉर्म। पॉइंट नंबर 2, रीमिशन बाय प्रॉमिस, अगर आपका प्रॉमिस था आपने पूरा नहीं किया या उसमें आपने किसी किस्म की कोई जो है किसी को कंसेशन दे दी है किसी भी किस्म की, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रही, अब न्यू जो बात है उस पर अमल होगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो किसी अदर पार्टी की ऑप्शन पे वाइडेबल है, ठीक है, अगर आपने किसी के साथ धोखा किया उसको पता चल गया, अब उसके ऊपर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकता है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट जो वाइडेबल हैं और बाद में वाइड हो जाएं उनको भी एनफोर्स करने में भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 64 इसको डील करता है। नंबर 4, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द वाइड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट ही आपने किसी के साथ वाइड कर लिया, आपने किसी को कहा मुझे 5 किलो चर्स दे दे और उस चर्च के इवज आपने सपोज दैट किसी पर्सन ने पैसे ले लिए, तो अब वो पर्सन उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही वाइड था। नंबर 6, रिफ्यूजल व्हेन एक्सेप्टेंस नॉट, अगर आपने जो अपनी एक्सेप्टेंस है वो ही कम्युनिकेट नहीं की प्रोविजर को, तो फिर इस एग्रीमेंट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। और नंबर 6, रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर उसने आपको एक ऑफर की, आपने उसकी ऑफर को रद्द कर दिया तो फिर एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए ये 6 सिचुएशंस हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाज़ी का बेसिक लफ्जी मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है, आपकी कोई अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किसी के पैसे के ऊपर राज करते हैं, किसी का पैसा इस्तेमाल आप अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं और अपना बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फिर उसको ट्रू एंड फेयर देखा जाता है, इसको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप किसी के पैसे के ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है जी, आपको अपने पैसों से बनाया, आप किसी यतीम बच्चे का पैसा उठा के अपनी बाइक ले लेते हैं, अपनी गाड़ी ले लेते हैं, तो इट इज अ इलीगल। ठीक है जी। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं? नंबर 1, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन 868 डील करता है कि अगर आप किसी बच्चे के गार्डियन हैं, सपोज दैट आप उसको एजुकेशन और बाकी जो जरूरियात जिंदगी हैं, अगर आप उसको वो देने के पाबंद हैं, अगर आप उसको वो दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस नेसेसिटीज को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, उसको फॉर आपने अपने पर्सनल यूज में नहीं लेकर आना नेसेसिटीज। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट्स बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर 2 पर्सन लड़ रहे हैं आपस में, सपोज दैट 2 पर्सन आपस में लड़ पड़े, उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तीसरा बंदा उठता है, वो कहता है यार तुम दोनों लड़ना छोड़ दो, मैं आपकी जगह पे ये जो इंस्टॉलमेंट है मैं दे देता हूँ, जब आपके पास पैसे हो आप मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो वहां पर फिर जो इंटरेस्टेड पर्सन है
अगर उसने अपनी मर्जी से पेमेंट दी है तो वो फिर दूसरी पार्टी से रिकवर करवा लेगा। लायबिलिटी टू पे इन नॉन ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लेना देना हो। नॉन ग्रेशियस का मतलब है यहाँ पे कोई कंसीडरेशन थी। अगर आपने, जिस तरह से मैंने ऊपर वाली एग्जांपल दी, आपने किसी जगह दो बंदे लड़ रहे थे तो आपने उनको एक पर्सन को लड़ाई से बचाने के लिए पेमेंट दे दी है, ठीक है, तो वो आप पेमेंट अपनी वापस ले सकते हैं। नंबर 4, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको मोबाइल मिल जाता है किसी का, तो आप जिसको मोबाइल मिला है रोड से, किसी पार्क से, किसी टेबल से, ठीक है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि आप उस मोबाइल को, उस प्रोडक्ट को अपने पास रखें, उसकी हिफाजत करें, केयर करें और मालिक को ढूंढकर जो ओनर है उस तक पहुंचा दें। ये रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स है। लायबिलिटी अंडर मिस्टेक, अगर आपने गलती के साथ उस प्रोडक्ट के साथ कोई जो है उसको इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप जो ओनर है उसको कंपनसेट करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये समझता हूं कि अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में को 8 से 10 दफा ये सवाल आ चुका है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी अपने वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरती, वो किसी भी तरह से अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, तो फिर दूसरी पार्टी के ऊपर क्या रिस्पांसिबिलिटी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो क्या करेगी, ठीक है। जी जनाब, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं की, अपनी लायबिलिटी, राइट, ड्यूटी पूरी नहीं की और दूसरी पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लॉस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया, तो जिसका लॉस हुआ है अब वो क्या करे, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ब्रीच, ठीक है जी। तो इसको डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसके नोट्स भी मैंने बना के और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ नोट्स बना के मैंने स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैंने 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें आई थिंक 1000 प्लस लोग जो हमारे बुकला दोस्त हैं वो शामिल हैं, मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो जो है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 0313-795-0086। मैं रिपीट कर रहा हूँ 0313-795-0086। इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको जरूरत हो। जो क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था और मैंने अपने स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को एक्सप्लेन करके अपने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, सेक्शन 73, 4 और 5 इसको डील करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी। इसका जनरल रूल तो यह है कि जो पार्टी ब्रीच करेगी वो पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, जितना भी लॉस हुआ होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। सेक्शन 3, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच। सेक्शन 73 में यह बात बयान की गई है कि जो पार्टी ब्रीच करेगी वो कंपनसेशन की जिम्मेदार होगी, सिंपल वर्ड्स। और इसके साथ मैंने एक दी हुई है आपको सुप्रीम कोर्ट 1995 SCMR पेज नंबर 1431। आगे जी सेक्शन नंबर 4, 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितनी कंपनसेशन होगी, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। डील करता है जी सेक्शन 74 और अथॉरिटी है जी 2021 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1728, ठीक है जी। और रेमेडीज क्या हैं, ये सेक्शन 70 और 3 को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये आपके 2 पेजेस पे अच्छी एक्सप्रेशन होनी चाहिए 73 और 4 की, जिस तरह से मैंने आपको नोट्स भेजे थे, और साथ आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता देनी है। रेमेडीज हैं कि सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीव्ड पार्टी के पास एक रेमेडी भी है कि वो जनाब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दे। सूट फॉर डैमेजेस क्लेम करवा दे। सूट फॉर इंजंक्शंस, ठीक है, परमानेंट या फिर जो है वो स्टे हासिल कर ले और बाकी बाद में। नंबर 4, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये 5 किस्म के सूट्स हैं जो अग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडी है वो जा सकती है और अपनी कंपनसेशन ले सकती है।
जो 73 और 4 में बताया गया। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी क्या होता है जी? इंडेमनिटी ये होता है कि अगर एक पार्टी ने सपोज दैट किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया है, जिस तरह से इंश्योरेंस में होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस वाली जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है? प्रॉमिस करती है कि आप अपनी गाड़ी की, अपने मकान की, अपनी दुकान की, अपने बैंक की, अपनी कंपनी की आप इंश्योरेंस करवा लें। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई लॉस हो गया, अगर किसी किस्म की वायरिंग आपकी जल गई, आपकी गाड़ी का कोई हादसा हो गया, तो हम आपको क्या करेंगे? वो जितनी भी आपकी लॉस होगी गाड़ी की, हम उसको पे करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनीफाई होता है उस लॉस को कंप्लीट करना, उस लॉस को पूरा करना, अगली पार्टी को उस लॉस से बचाना। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और गारंटी की ये होती है कि अगर आपने किसी पार्टी को एक पर्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से वो एक गाड़ी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है। ओनर कहता है जी 2 बंदों की गारंटी ले आओ, 2 श्योरिटी ले आओ, 2 जमानती ले आओ। ठीक है, तो इसको कहते हैं गारंटी। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 125। इंडेमनिटी में क्या राइट्स हो सकते हैं? राइट टू क्लेम डैमेजेस। ठीक है, अब जिस पार्टी ने, जिस मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा था जी कि हम आपको आपकी गाड़ी की जितना लॉस होगा उसको पूरा करेंगे, तो जिस पार्टी ने पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो उसका राइट है कि वो अपने क्लेम डैमेजेस करे इंश्योरेंस कंपनी से। और कॉस्ट ऑफ जो सूट है वो भी, अगर सूट की तरफ गेम जाए, उसको भी क्या किया जाए? इन केस ऑफ इंडेमनिटी यानी इंश्योरेंस वाले केसेस में उसको एनफोर्स किया जाए। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सेक्शन नंबर डील करता है आपका 126। और अब सवाल समटाइम ये भी पूछा जाता है कि इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है? तो 5 से 6 डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ पार्टीज। इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस ये है कि इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं। एक जिसने इंश्योरिटी होल्डर, जो जिसने इंश्योर करवाई है अपनी गाड़ी, और दूसरा इंडेमनीफायर। ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया। इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर है, आपकी गाड़ी जिसने आपने इंश्योरेंस करवाई है वो क्या है? इंडेमनिटी होल्डर है। अंडरस्टैंड? तो जो यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। ये एक देखें, ये मैंने एक मुसल्लस बनाई है। ठीक है, ट्राइएंगल है। यहाँ पे एक पर्सन क्रेडिटर है, ये दुकानदार है। मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी शोरूम है, और वो डिफरेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स है, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह क्या करता है? इंस्टॉलमेंट्स पर भी देता है। तो जो ओनर है वो कौन है? क्रेडिटर है। एक बंदा है जो प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, ये बंदा कहता है कि जी मुझे एसी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर दे दे। अब जो लेने वाला है प्रोडक्ट वो है प्रिंसिपल डेटर, जो किस्तों पे माल लेता है, और जो किस्तों पर देता है वो है क्रेडिटर। और अगर ये क्रेडिटर ये कहता है जी 2 बंदों की या एक बंदे की गारंटी ले हैं, वो जो पर्सन गारंटी देता है उसको कहते हैं श्योरिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं? 3, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती हैं? 2, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक आप खुद। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक जो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का, एक जो है श्योरिटी और क्रेडिटर का, और एक प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेचर ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पे नेचर ऑफ लायबिलिटी जो है इंडेमनिटी में क्या है जी? उसको लॉस को जस्ट पूरा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंपनसेशन भी लॉस जो है डिमांड की जा सकती है। अगर जी लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट ऑफ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर एक पर्सन श्योरिटी दे देता है, जो जमानती होता है, उसके क्या राइट्स हैं? ठीक है, तो श्योरिटी जो है इसका एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसके साथ होता है? क्रेडिटर के साथ। एक होता है प्रिंसिपल डेटर के साथ। अगर प्रिंसिपल डेटर सब, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रिंसिपल डेटर की, कि श्योरिटी ने अपनी डिमांड किससे करनी है? प्रिंसिपल डेटर से। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी जो जमानती है, अगर वो कंपनी को पैसे पे कर देता है, तो फिर वो अपने जिसकी उसने गारंटी दी थी उससे बाद में पैसे और क्लेम डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता है। और अगर प्रिंसिपल डेटर भाग जाता है, क्रेडिटर को वो पैसे देता है, तो जो प्रिंसिपल डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका भी वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो श्योरिटी के क्या राइट्स हैं? राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, सबसे पहले जिसकी जगह पे उसने पैसे दिए हैं उसके अगेंस्ट उसका राइट यह है कि राइट ऑफ सबरोगेशन, वो तमाम किस्म के डैमेजेस उसे क्लेम कर सकता है, और राइट ऑफ इंडेमनिटी भी क्लेम कर सकता है कि जनाब मैंने आपकी जगह पे पेमेंट दी है, मेरा लॉस हुआ, मेरा लॉस पूरा करें। और क्रेडिटर के अगेंस्ट ये होता है कि जो सिक्योरिटीज और जो अदर प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटीज वगैरह जमा करवा रखी हैं प्रिंसिपल डेटर ने, वो श्योरिटी कह सकता है कि उसने जो सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाई थी वो आप मुझे वापस कर दें, क्योंकि पैसे तो मैंने आपको पे किए हैं, वो तो भाग गया, ठीक है। और राइट टू क्लेम सेट ऑफ, और वो क्रेडिटर से भी क्लेम सेट करवा सकता है। तो ये श्योरिटी की ये राइट्स ऑफ श्योरिटी हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में आपको वो भी कंप्लीट करवा देता हूँ। तो ये जनाब इन्हीं पॉइंट्स को आप अपनी डायरी में लिख लें, इन्हीं को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप अपनी तरफ से क्रिएटिव राइटिंग क्रिएट करके अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी ये काविश कबूल फरमाएं, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अपने उन दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दें जिनको इल्म की ज़रूरत है, जिनको इस इल्म की जुस्तजू है। मेरी ये आवाज़ उन लोगों तक लाजमी पहुंचनी चाहिए जिन लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अकेडमीज में नहीं जा सके, जिनके पास टाइम नहीं था, जो बेचारे बीमार थे, बेड से नहीं उठ सकते थे। तो ये लेक्चर मेरे उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो जाए और मैं ये समझूं कि मैंने जो अपना एक फ़र्ज़ अदा किया है आप लोगों तक अपना इल्म पहुंचाने का, वो कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के ये कहता हूँ कि आपने कभी भी फीस की वजह से परेशान नहीं होना, आपने कभी भी इस वजह से परेशान नहीं होना कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है वो आपका ही है, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।